नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ एक जिहाद शुरू किया है, जिसमें सर फहरिस्त जो बिजली के बिल हैं और जो अशर्फिया उनकी मराहत का खात्मा है। इसी वाले से डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अमीर हैं रज़ाक अब्बासी साहब, जो कमोबेश सियासत में 20 से 25 साल का इनका तजर्बा भी है। हम इनसे जानते हैं कि क्या ये जो धरना है इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शुक्रिया कि आपने मरकज़ टीवी यूएसए को टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, अल्लाह ताला आपकी दुआ खैर दे। सर, क्या कहते हैं, जो धरना अभी जारी है, अवाम जानना चाहेगी कि क्या इससे उनको कोई रिलीफ मिलेगा। देखें, हाफिज रहमान साहब ने जब धरने का ऐलान किया तो पहले दिन उन्होंने हम जो सारे जिम्मेदारान से मरकज़ी शूरा के लोग थे उनको लाहौर में इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अवाम पर जुल्म हो रहा है, टैक्सों की सूरत में, बिजली के महंगे बिलों की सूरत में, लोड शेडिंग की सूरत में, महंगाई की सूरत में। तो हमने इस जुल्म के खात्मे के खिलाफ निकलना है और जिहाद करना है। तो आप हमारे साथ हैं। तो पूरी जमात की मरकज़ी टीम ने ये ऐलान किया था कि हमारा जीना मरना होगा और धरना होगा और हम साथ चलेंगे और इंशाल्लाह उस वक्त तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे जब तक अवाम को रिलीफ न दिलवा दें। तो हम तो जहाज समझ के निकले हैं और ये अल्लाह और उसके रसूल का दीन का, अल्लाह के रसूल के हुक्म समझ के निकले और इंशाअल्लाह इस धरने से उस वक्त हम वापस नहीं जाएंगे जब तक अवाम को रिलीफ ना मिले। तो हमें 100% यकीन है। पहले दिन ही आप देखें कि इन्होंने अपनी रुकावटें खड़ी की थी। यानी मैं अहमदाबाद से काफिला लेकर ज़राडी भी निकाया, पेशावर से काफिला है तो 26 नंबर पर बड़े कंटेनर्स के रास्ता बंद किया हुआ था, 0 पॉइंट पर बंद किया हुआ था। आपको पता है कि फैजाबाद पुल के नीचे उन्होंने बड़े बड़े कंटेनर लगाए थे। तो ये सारी रुकावटें दूर करके हम यहाँ पहुंचे। तो ये कोई आसान नहीं था और गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये यहाँ पहुंच सकते इतनी बड़ी रुकावटें तो डी चौक तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इंतशार नहीं चाहते थे। लिहाजा पहले दिन से उन्होंने शुरू कर दी बात की तक हम बातचीत करेंगे और आप टीवी चैनल्स में आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अपनी मराहत हम कर रहे हैं, पहले बिजली मुफ्त खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह गैस की खत्म करेंगे, फिर पेट्रोल खत्म करेंगे। तो ये प्रेशर है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म जिस दिन धरने का इस्तेमाल होगा तो उस दिन आप देखना कि इस पाकिस्तानी कौम को पहली दफा जबरदस्त किस्म की रिलीफ मिलेगी इंशाअल्लाह। इस हवाले से कोई गवर्नमेंट ने आपकी तरफ कदम बढ़ाया? नहीं, बिल्कुल। जब भी हमारा इस्लामाबाद में हम पहुंचे और हमने रात को जलसा किया, जब 26 जुलाई की रात को, उसी दिन आपने टीवी के जरिए सुन लिया था कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वन साइड हमारे रास्ते के बगैर ही उन्होंने पहली ऑफर कर दी थी और एक कमेटी का ऐलान कर दिया था। उसके बाद जमात ने यह डिसीजन किया कि अगर हमारे जो मुतालबात है, ये बिजली के अंदर जो नारवाट टैक्स है, बल्कि ये खून चूस रहे IMF के कहने पर गरीब अवाम का टैक्सों की सूरत में, इनको खत्म करें। हुक्मरान और ये जो अशराफिया तबका है अपने मराहत को खत्म करें, अवाम को रिलीफ दे और जो शायद सर्फ जो होते हैं, हमारे किचन आइटम होते हैं, दाल, चीनी, चावल, आटा, जो गरीब की यही चीज होती है, उसके ऊपर सब्सिडी दे। तो फिर हमारा तो कोई और मकसद नहीं है, हम हुकूमत कराने नहीं आए, हम अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए आए। यानी आप देखें ना, स्कूल के बच्चे प्राइमरी उनकी किताबों में इन्होंने टैक्स लगा दिया। हालांकि दुनिया भर में किताबें लोगों को मुफ्त मिलती है, बच्चों को मिलती है, इन्होंने किताबों के ऊपर टैक्स लगा दिया, कापियों के ऊपर टैक्स लगा दिया और ये टैक्स गरीबों पर लगाते हैं, अमीरों को छूट दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाए, गरीबों को छूट दे और ये काम करवा के हम जाएंगे। और गवर्नमेंट ने रात को आया था, उनका डेलीगेशन हमारे पास जाकर लोहित साहब सरबाई ने, अमीर जमात रहमान साहब ने टीम बनाई है। तो इंशाल्लाह डायलॉग शुरू हो गए, लेकिन डायलॉग हम इनको यानी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे, धरना हमारा साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। एक चीज जो अवाम जिससे बहुत डरी हुई है वो ये है कि सियासी हवाले से इस चीज को एक लॉलीपॉप कहा जाता है। नईमुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गरीब के दिल को छू लेने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ऐसी बातें हैं कि कोई भी जब सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, ये बातें बिल्कुल ठीक है, हक है। हमारे साथ तो ऐसी बातें करके पहले भी बहुत धोखे हुए हैं। तो क्या ये फिर एक छलावा नहीं है जो अवाम को दिखाया जा रहा है और फिर उसको अवाम को इस्तेमाल करके पीछे हट जाया जाए? देखिए, जमात इस्लामी, PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फर्क है। जमात इस्लामी उसूली जमात है और जमात इस्लामी जब बात करती है उस पर अमल दरामद करती है। अल्लाह के शुक्र है कि हमारा तो वो तारीख है कि हमारे सैयद अवलाना मदूदी रहमतुल्लाह को फांसी के गॉड पर फांसी लटकाने की सजा हुई थी और आखिर वक्त कभी मौके पर डटे रहे और पीछे नहीं हटे। हमारे मियां तफैल ममसा है, उन्होंने जिंदगी जेल में गुजारी है। सईद अली गिलानी को देखे, उन्होंने जेल में गुजारी है। पूरी दुनिया की मुर्शी साहब, बांग्लादेश के अंदर आज भी जमात इस्लामी के लोगों के जनाजे निकल रहे हैं, जेलों से जनाजे निकल रहे हैं, यानी कितने अरसा के बाद। तो जमात इस्लामी कुछ बात करती है तो कुछ सियासी स्टंट नहीं था, हम रियल बात करते हैं और फिर रियल मौकफ लेके उठते हैं तो उस पर अमल दरामद करवाते हैं इंशाल्लाह। तो ऐसी बातें होगी, आप देखना कि आप ये कहते हैं वो हमारे हिसाब से बाल आएंगे तो नीचे पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, ये चाहता हूँ कि अवाम हमसे तो टोको करती है कुछ करें, लेकिन अवाम भी निकले। यानी अभी देखिए जमात इस्लामी के कारकुन निकले हैं, इस पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोग हैं,
लाखों की बड़ी आबादी है, वो एक दिन के लिए बाहर आ जाए ना, ये मसला हमारा ज़ाब्ता तो नहीं है। इमरान साहब ने कहा कि बिजली मेरे लिए तो महंगी नहीं है, टैक्स मेरे ऊपर तो इस तरह नहीं लगे हुए, या जो महंगाई है, या जुल्म और नाइंसाफी है, या लोड शेडिंग है, या ये जो IPPs के ऊपर अरबों रुपए वो हमारे लूट के लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा मसला तो नहीं है ना, ये पूरी कौम का मसला है, तो पूरी कौम को साथ देना चाहिए। आज शाम हमने जलसा रखा हुआ है ये बाहर लाके बाग के सामने, तो आज पता चलना चाहिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग निकले और आवाम साथ दे। आवाम अगर साथ देगी तो इंशाल्लाह ये घुटने टेकने पर हुकूमत मजबूर होगी और सारे में तलबात मानेगी इंशाल्लाह। तो सर, जो दूसरी हुकूमतें हैं, जैसे PTI के जो वर्कर्स होते थे, जो उनके मेंबर्स होते थे, वो ऐसे जलसों में अपनी आवाम को बाहर निकालते थे, तो क्या जो जमात इस्लामी के वर्कर्स हैं या जो उनके इलाके के अमीर हैं, वो क्या अपनी आवाम को साथ लेकर नहीं आएंगे? बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। देखिए पहले दिन इन इतनी बड़ी रुकावटों 1200 के करीब हमारे लोग जो है वो गिरफ्तार हुए, हमारे दफातर उन्होंने बंद किए, रास्ते उन्होंने सील किए, इसके बावजूद भी आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचे, और ये तो बिल्कुल सामने की बात है। आज रात को हमारा जलसा हुआ जिसमें हजारों लोग थे, और आज जलसा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये लाखों में क्रॉस करेगा इंशाल्लाह आज का जलसा। तो अवाम हम निकलेंगे, लेकिन अवाम को मासेस को निकलना चाहिए, बगैर हमें कहे निकलना चाहिए। जिस तरह कश्मीर के अंदर लोग निकले बाहर, रिलीफ उन्होंने ले लिया, कराची के अंदर जमात इस्लामी की कादमे हाफिज नईम रहमान साहब की कादमे लोग निकले, बैरियर टाउन का डाउन मजबूर हुआ और उन लोगों को आग देने वापस मजबूर हो गया। कराची का मसाइल उन्होंने हल करवाए। तो अवाम जब तक लीडर्स के पीछे नहीं खड़े होंगे मसले हल नहीं होते। तो हम कारकुन तो निकलेंगे, कारकुनों के साथ लोग भी निकलेंगे, लेकिन पब्लिक को भी निकलना चाहिए। पब्लिक निकलेगी तो ऑटोमेटिकली सारे मामला ठीक होंगे इंशाल्लाह। पब्लिक के दिल में एक सवाल है या उनके जहनों में एक खौफ भी है, या जो आवाम सामने आना चाह रही है, वो ये है कि ये लोग जो है, हम तो कोई बात करते हैं, किसी जनरल के खिलाफ बात करते हैं या किसी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, हमारे लिए तो मिसाइल खड़े हो जाते हैं। ये अलन ऐलान इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं कहा जा रहा, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ ना, कुछ नहीं कहा जा रहा। हमारे देखें कि पहले दिन 1130 लोगों को पहले दिन गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे लोग जेलों में, अभी भी लोग जेलों में। कितने लोग गिरफ्तार हो? 1130 लोग पहले दिन गिरफ्तार हुए। कहाँ से? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब से और मुल्तान से और मुख्तलिफ जगहों से, यानी पूरे पंजाब और इस्लामाबाद से। KP में अल्लाह की शुक्र है कि KP गवर्नमेंट बसते हैं, उन्होंने हमें गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन उन्होंने रुकावटें उन्होंने भी डाली है। स्टैब्लिशमेंट ने तरह तरह के खड़े डाले, रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए, सब कुछ किया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे तवक्कुल और हमारे कारकुनों की हिम्मत और ताकत, उसकी वजह से उनको पता है कि जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान को जाम कर देगी। गिरफ्तार शुदा लोगों की रिहाई का अभी क्या? अभी हमारा मुतालबा है उनसे, लेकिन हम भीख नहीं मांगते। हमारे कारकुन जेलों में जाना फख्र महसूस करते हैं, खुद ये छोड़ेंगे इंशाल्लाह, कुछ लोगों को छोड़ भी दिया और ये छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो आपका ये है कि अवाम को अब बाहर निकलना चाहिए, अवाम को बाहर निकलना चाहिए। तो इसके बाद जब आपके साथ कोई डायलॉग होंगे तो उसमें क्या आप, जो आपके मंशूर के मुताबिक बहुत सी चीजें थी जिसमें अशरफिया की जो मरहत थी वो खत्म कर, लेकिन आपको बताते क्या चीजें थी। सबसे पहली बात तो यह कि जो जेन्युइन बिजली चलती है उस पर हमें उसकी कीमत दी जाए, न कि उसके अंदर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स हम तो बिजली का बिल पे करें और उस पर इनकम टैक्स लगे हुए हैं, अदर टैक्सेस 200 किस्म के टैक्स इसमें लगाए हुए हैं। यानी अगर 200 का बिल है तो उसको 3000 ने बनाए हुए दूसरे टैक्स पे। एक तो यह कि ये टैक्सेस खत्म की जाए, जो रियल बिल आता है उसको हो जाए। दूसरी बात है कि जो स्लैब सिस्टम क्या हुआ है, 200 यूनिट तक बिल तो आ रहा है 3000, 201 यूनिट हो गया तो बिल आ गया 8000, 301 हो गया तो बिल आ गया 16000, 400 आ गया तो बिल हो गया तो 30000। यानी अभी हाफिज साहब क्या बता रहे थे, कई लोगों के घरों के जो किराया है वो कम है, टैक्स उनका बिल ज्यादा के अंदर नारवाज टैक्स है वो खत्म किया जाए, जेन्युइन बिल लिया जाए। दूसरी बात यह कि स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए कि एक ही सारे यूनिट के एक ही रेट हो सब। तीसरी बात यह कि IPP से जो मायदे उन्होंने किए हुए, जो अरबों रुपए बगैर बिजली जलाए, बगैर बिजली बनाए, बगैर बिजली अवाम पर इस्तेमाल के वो पैसे लेके जा रहे हैं, और बल्कि लोड शेडिंग के पैसे भी वो हमसे लेके जा रहे हैं। इसको सिस्टम को रिवाइव किया जाए। फिर हम ये कहते हैं कि जो अय्याशियां, आप देखें कि ये गर्मी का मौसम है, आप और मैं समझेंगे आने बैठेंगे, लेकिन आप इस्लामाबाद के दफ्तर के अंदर चलेंगे, इस वक्त वो 3 पीस सूट पहने हुए बैठे होंगे। यानी उनके घरों में के AC फ्रिज लगे हुए हैं, उनके दफ्तर के अंदर AC लगे। 90,000 गाड़ी इस्लामाबाद के अंदर, सिर्फ इस्लामाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, 90,000 सरकारी गाड़ी चल रही है, उसका फ्यूल फ्री है, उसके अंदर AC चल रहे हैं, उसकी गाड़ियों के अंदर उसकी कितना खर्चा है। इनकी घरों के अंदर, वज़रा के घरों के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के घरों के अंदर, जर्नैलों के घरों के अंदर, अच्छा दफ्तर आते नहीं भी तभी AC ऑन होता है। अच्छा दफ्तर आते नहीं सर्दियों में गैस इनके इकरार होता है, आएंगे ना चले। ये नहीं, इनके कोई फिक्र नहीं है कि पैसा गरीब से चूसते हैं और अपने पेट। तुम्हारा ये मुतालबा कि हुक्मरान अपनी याशी खत्म करें। इस तरह जो देखे किचन आइटम्स है, मैंने पहले भी कहा कि आटा, दाल, चीनी, चावल, डालटा, ये जो गरीब की, इसके ऊपर से टैक्सेस खत्म करके सब्सिडी इधर दे।
تو یہ کتابوں کے اوپر ٹیکس لگا دیے کہ ظاہر کتاب پر ٹیکس ہے، ایجوکیشن پر ٹیکس ہے، تو ان چیزوں پہ ٹیکس ختم کریں. یہ ہمارے 5-6 بڑے بڑے موٹے موٹے مطالبے، یہ انشاءاللہ ان کو ماننا پڑیں گے، اور یہ نہیں مانیں گے تو ہمارا دھرنا جاری رہے گا، اور یہ مجبور ہم ان کو کریں گے کہ انشاءاللہ یہ مانے، اور انشاءاللہ یہ مانیں گے. بھائی صاحب، پاکستان کے اندر جو قانون بنا ہوا ہے اس میں ایک بیوروکریٹس کی سیلری اگر 5 لاکھ ہے تو اس سیلری کے لیتے ہوئے وہ مفت مراحت لے رہا ہے، جی بالکل. اور ایک ملازم ہے اس کی 25,000 سیلری ہے، اس کو مفت مراحت نہیں ہے، وہ پیسے پیمنٹ کر کے اپنی مراحت لیتا ہے. تو یہ جو قانون ہے کیا دیکھیے ظلم کا قانون ہے یہ. ہمارے جو سراج الحق صاحب سابق امیر تھے، جو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر تھے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ایک گریڈ کا یہ کلاس 4 جو ہوتا ہے 4 گریڈ تک کے جو ملازم ہے اس کی تنخواہیں آپ 25% بڑھائیں، اور جو گریڈ 20 کا آفیسر ہے اس کی تنخواہ 1% بڑھائیں، پھر بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. یہاں غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہو جاتا ہے. جتنا بڑا آفیسر ہے وہ خاندانی لحاظ سے بھی امیر ہے، تنخواہیں بھی زیادہ لے رہا ہے، ٹیکس بھی نہیں دے رہا، اور برات بھی سب سے زیادہ لے رہا ہے. غریب ملازم جو ہے بیچارہ، وہ غریب خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کی تنخواہ بھی کم ہے، ٹیکس بھی سب سے زیادہ وہ دے رہا ہے، اور فیسلٹی بھی نہیں ہے. تو یہ ظلم کا نظام ہے، یہ کلونیلزم ہے، یہ انگریز نے بنایا ہوا نظام ہے. تو اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پتہ خدا کا خوف کریں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کا ڈر سمجھتے ہو. اچھا یہ جماعت اسلامی ہے جو آپ کا در سمجھتی ہے. جماعت اسلامی کو پتہ ہے کہ بجٹ کیسے بنا جاتا ہے، جماعت اسلامی کو پتہ ہے کیسے غربت ختم کی جاتی ہے. تو جماعت اسلامی کا ساتھ دو گے تو آپ کو مفت تعلیم ملے گی. لوگوں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو آپ کو مفت علاج ملے گا. جماعت اسلامی کا ساتھ دو گے تو آپ کو مفت انصاف ملے گا. یہ ہمارا بیسک ماٹو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس سے اگر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو، اس پاکستان میں امن چاہتے ہو، اس پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، نوجوانوں اگر روزگار دیکھنا چاہتے ہو، ابھی دیکھیں بنو کابل پلوامہ میں شروع کیا ہے. کراچی کے اندر لاکھوں لوگوں کو ہم نے بچوں کو ٹرین کیا، گھر بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں. ابھی کے پی کے اندر ہم نے لانچ کیا 1 لاکھ لوگوں کو ہم پڑھا رہے ہیں مفت. گورنمنٹ ہمارے پاس آئے گی تو کتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں بغیر گورنمنٹ کے. آپ ہمارے دیکھیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو کتنا ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ ہمارے پاس آ جائے تو ہم کتنا اس ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں. اس سے میں پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ ان چکروں سے نکلو، ان چوروں لٹیروں کو سے جان چھڑاؤ. ساری پارٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا. مسلم لیگ کو 4 دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو 4 دفعہ دے چکے ہیں، پی ٹی آئی 10 سال سے کے پی میں حکومت کر رہی ہے. باقی جماعت اسلامی کو ازماؤ، ہمیں بھی ایک دفعہ موقع دو، ہم کہہ کے ڈیلیور کر سکیں گے نہیں کریں. انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے، آپ کا اعتماد بحال ہوگا اور آپ پاکستان ترقی یافتہ بن ہی تب سکے گا جب دیانتدار کی عادت جماعت اسلامی کی صورت میں آئے. کرنا کب تک جاری ہے جب تک پاکستان میں یہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. کمپرومائز نہیں کوئی کرتے، کمپرومائز بخدا نہیں ہے، یہ دل سے ہم آپ کو کہتے ہیں. کوئی لالچ دے دیں. جماعت اسلامی کو کسی کا باپ ہی نہیں خرید سکتا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ہمارا ٹرائل ہے انشاءاللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دو دن دیے، ان 2 دنوں میں مسئلہ کریں. ورنہ امیر جماعت نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اگلا منزل ہماری بی چوک بھی ہوگا اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی ہوگا انشاءاللہ. نعیم الرحمان صاحب نے پاکستانی عوام کے لیے اتنا بڑا انیشیٹ لیا، ان کے حوالے سے کوئی 2 باتیں. دیکھیں نعیم الرحمان صاحب بہت کلیئر ویژن کا آدمی ہے ماشاءاللہ. کراچی کے اندر امیر رہے تو کراچی کے بڑے بڑے مسائل انہیں حل کیے. نادرا کا مسئلہ تھا انہیں حل کیا. یہ بینگ ٹاؤن پروجیکٹ تھا، اربوں روپے کے پیسے ہڑپ ہو گئے تھے، بینگ ٹاؤن والے کھا گئے تھے، واپس انہوں نے دلوائے. کراچی میں کے الیکٹرک کا مسئلہ تھا تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا. کراچی میں پانی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے حل کروایا. کراچی کے اندر پچھلے 30 سال سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ پڑا ہوا تھا، کوئی اس میں کام نہیں کر رہا تھا، انہوں نے کیا. یعنی اس کے باوجود کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن میں ہار گئے، لیکن کوئی 8-9 ہمارے ٹاؤن چیئرمین بنے کراچی کے اندر. ان کو جا کے دیکھیں، جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو جا کے ان کی صفائی کا نظام دیکھیں، ترقیاتی کاموں کا دیکھیں، اور پیپلز پارٹی کے علاقہ دیکھیں. موازنہ آپ کو کر لینا کہ کتنا جماعت کے کارکن کام کرتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، اپنا چندہ اکٹھا کر کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ فنڈ اوپر سے کوئی نہیں ملتا. تو یہ حافظ اللہ امام صاحب کا ویژن ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے مسئلوں کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کارکن اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے. ہمارے دیکھیں رات کو آپ کو ایک مثال دوں کہ رات کو حافظ صاحب نے چندے کی اپیل کی تو انہوں نے اپنی اہمیت پیش کی تو اس میں گولی لگی. تو ایک ہمارے کارکن ہے وہ ابھی لیٹا ہوا ہے باہر، عامر چیمہ صاحب جو ہمارے ایک اسکول کے جو ڈائریکٹر ہے، ایک بہت بڑا چین ہے ہمارا. تو 1 کروڑ 10 لاکھ روپے میں گاڑی خریدی حافظ صاحب کی اور واپس بھی کر دی. تو یہ ایک بہانہ تھا یہ پیسے دینے کا. رات کو کروڑوں روپے الحمدللہ کارکنوں نے اسی حال کے اندر اسی روڈ کے اوپر دیے. ہر کارکن اپنے پیسے اپنی جیب سے دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اپنے کارکنوں پہ خرچ کرتا ہے. تو اللہ کی شکر ہے جماعت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں، جان مال سے جاب کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ رضا عباس صاحب موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو کسی کا باپ بھی نہیں خرید سکتا، عوام کے لیے آئے ہیں تو کھڑے رہیں گے. جہاں تک لوگوں کے مسئلے مسائل اور کھانے پینے کا معاملہ ہے تو 1 کروڑ 10 لاکھ میں لوگوں نے چندے کے لیے خریدی ہے.
ایک اور بندے نے۔ یہ ایک بندے نے، اور یہاں پہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور عوام کے لیے ہے۔ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ عوام اب باہر آئیں اور اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں، جیسے کشمیر میں لوگوں نے آواز اٹھائی تو اپنے حقوق لیے ہیں، اسی طرح یہاں بھی آئیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ سردار ظہیر، مرکز ٹی وی، USA، اسلام آباد۔